Assalamualaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 Federal Board chapter 11 thermochemistry exercise question. Now question number 16. Camphor has a heat of combustion of 5903.6 kJ per mole. A sample of camphor having a mass of 0.1204 gram is burnt in a bomb calorimeter. The temperature increases by 2.28 degrees Celsius. Calculate the heat capacity of the calorimeter. हमने क्या कैलकुलेट करना है? हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर. हीट ऑफ कंबस्शन हमें गिवन है, मैस हमें गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है और फाइंड हमने करना है जी हीट कैपेसिटी. तो सबसे पहले इसके लिए जो हम करेंगे, जो फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या है? Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T, वेयर Q रिप्रेजेंट द हीट ट्रांसफर टू द कैलोरीमीटर, C रिप्रेजेंट द हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा T इज द टेम्परेचर चेंज. नाउ नेक्स्ट जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है वो है नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला लगेंगे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस. मोलर मैस ऑफ चैम्फर होता है 152.23 ग्राम पर मोल. नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला मैस ओवर मोलर मैस. तो गिवन मैस है हमारे पास 0.1204 ग्राम, डिवाइड इसको कर देंगे 152.23 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जी 0.00791 मोल. Next, we calculate the heat transfer to the calorimeter using the heat of combustion. Q is equivalent to delta H multiplied by N. तो delta H हमें given है 5903.6 multiplied by number of moles 0.000791. तो हमारे पास Q आ जाएगा जी 4.666 किलो जूल. नाउ नेक्स्ट अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे जी Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी. C के लिए जब इसको रीअरेंज करेंगे तो Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q एंड डेल्टा टी वी विल गेट C इज इक्वल टू 2.045 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है जी. इन अ कॉफी कप कैलोरीमीटर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर HCl and 100 सेंटीमीटर क्यूब of 1 molar NaOH are mixed at 24.6 degrees Celsius. Raise the temperature by 6.9 degrees Celsius. Calculate the enthalpy of neutralization of HCl by NaOH from the given data. Heat capacity of water is 4.18 joule per gram degree Celsius. हमने क्या कैलकुलेट करना है जी? enthalpy of neutralization of HCl by NaOH. गिवन है जी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ NaOH, concentration of HCl, concentration of NaOH, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर और हीट कैपेसिटी गिवन है. और अब हमने सबसे पहले क्या करना है जी? टोटल मास ऑफ मिक्सचर निकालना है. तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2 100 प्लस 100 इनटू जो डेंसिटी हमें गिवन है जी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम 200 ग्राम. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. सो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे जी Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. M हमें गिवन है 200 जो हमने फाइंड किया, और फिर हमारे पास C गिवन है 4.18 और डेल्टा T 6.9 डिग्री सेल्सियस गिवन है. तो हमारे पास Q आ जाएगा जी 5768 जूल. अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे जी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000. तो HCl के लिए क्या हो जाएगा? N1 इज इक्वल टू M1V1 डिवाइडेड बाय 1000. By putting the value of M1 and V1, we will get N1 is equal to 0.10 moles. Next हमारे पास number of moles of NaOH M2 into V2 divided by 1000. By putting the values of molarity and volume of NaOH, we will get number of moles 0.10 moles. Next, अब हमने क्या करना है जी? केमिकल इक्वेशन लिखी है. NaOH plus HCl will get converted into NaCl plus H2O. 1 mole of NaOH and 1 mole of HCl, and we will get 1 mole of water.
तो 0.1 जब मोल्स होंगे NaOH और 0.1 मोल HCl होगा तो हमारे पास वाटर भी 0.1 मोल प्रोड्यूस होगा। हीट रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 0.10 मोल्स ऑफ वाटर, Q जो हमने निकाला है 5768 जूल पर मोल। नाउ हीट रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा जी, इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.10 के साथ, तो हमारे पास हीट आ जाएगी जी 57680 जूल या 57 किलो जूल पर मोल। सिंस हीट इज इवॉल्व, अब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl आएगा वो क्या आएगा जी, -57 किलो जूल पर मोल। Now next is the question number 18. Calculate the enthalpy for the reaction S plus O2 will get converted into SO2. From the following data, S plus 3 by 2 O2 will get converted into SO3 और enthalpy of formation है -395.2 kilojoule. और next equation है जी 2SO2 plus O2 will get converted into 2SO3 और enthalpy of formation है जी -198.2 kilojoule. Now पहले हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को बाय 1/2 और उस इक्वेशन को रिवर्स कर देना है। तो जब हम उस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ और इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी SO3 will get converted into SO2 प्लस हाफ O2। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बन जाएगी 99.1 किलो जूल। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है उसके अंदर इक्वेशन 3 को ऐड कर देना है। तो हमारे पास जब हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट इक्वेशन बन जाएगी जी S plus O2 will get converted into SO2। Now next is question number 19. An aluminium frying pan weighs 745 gram is heated on a stove from 25 degrees Celsius to 205 degrees Celsius. What is the heat for frying pan? Cp for aluminium is 24.35 joule per mole Kelvin। हमने कैलकुलेट करना है जी हीट फॉर फ्राइंग पैन। मैथ्स हमें गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर गिवन है, सीपी गिवन है और हमने फाइंड करना है जी हीट फॉर फ्राइंग पैन। नाउ सबसे पहले हम डेल्टा टी निकालेंगे। तो डेल्टा टी क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे पास 205 और इनिशियल है 25, तो 205 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा जी 180 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट है जॉल पर मोल केल्विन को, उसको हमने कन्वर्ट करना है जॉल पर केजी केल्विन में। वो कैसे करेंगे जी, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम होता है 26.98 ग्राम पर मोल, या हम इसको 27 भी लिख सकते हैं। तो Cp इज इक्वल टू जो Cp गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो Cp इज इक्वल टू 24.35 जॉल पर मोल केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि है 26.98 या 27 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास Cp आ जाएगा जी 0.903 जूल पर ग्राम केल्विन। नाउ अब हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, जो हीट ट्रांसफर्ड होगी उसके लिए फॉर्मूला Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। m हमारे पास गिवन है 745 ग्राम, केजी में होगा 0.745 केजी, मल्टीप्लाई बाय जो Cp हमने कैलकुलेट किया 0.903 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री सेल्सियस जो डेल्टा टी हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया है। तो Q आ जाएगा हमारे पास 121 किलो जूल। Next question number 20. Write the balance equation for the formation reaction of each of the following substance. Butanol. Butanol के लिए इक्वेशन है C4H9 bond Cl plus KOH potassium hydroxide will get converted into butanol plus potassium chloride. Rest Fe3O4. सबसे पहले क्या है, CO2 रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। जो CO2 है वो रिएक्ट करेगी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ और हमारे पास कार्बोनिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2CO3 वो प्रोड्यूस होगा। तो CO2 plus H2O will get converted into H2CO3 और H2CO3 फर्दर कन्वर्ट होगा H प्लस HCO3 माइनस में, यानी कि H2CO3 ब्रेक डाउन होगा इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस और Fe plus 2H plus will get converted into Fe2 plus H2. Now next क्या होगा जी, Fe2 plus 2HCO3 minus will get converted into Fe plus HC
HCO3 twice. नाउ जो हमारे पास अब इक्वेशन आएगी वो क्या है, Fe plus HCO3 twice Fe plus H2O plus 2CO2. अब ये जो है हमारे पास Fe ये फेरस है और HCO3 2 क्या है, बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट ये होगा जी, ऑल्सो Fe+2 ions react with O2 in the presence of moisture and produce Fe2O3. जो Fe+2 के आयंस बनेंगे वो रिएक्ट करेंगे O2 इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और हमारे पास प्रोड्यूस होगा Fe2O3. सो 2Fe2 प्लस प्लस हाफ O2 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस N H2O, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है. तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा Fe2O3 डॉट NH2O प्लस 4H प्लस. नेक्स्ट है जी, मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3 गिव्स Fe3O4. तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी FeO प्लस Fe2O3 विल गेट कन्वर्टेड इनटू Fe3O4. नेक्स्ट है जी, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3CO2H. एसिडिक एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल का जो है फॉर्मूला वो क्या है, CH3COH. इथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CH3CH2OH, और वो रिएक्ट करेगा विद एटॉमिक ऑक्सीजन और हमारे पास एसिडिक एसिड यानी कि CH3COOH प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा. जो ये बना है हमारे पास ये एसिड एल्डिहाइड. नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, जो एसिड एल्डिहाइड बना है वो रिएक्ट करेगा विद एटॉमिक ऑक्सीजन और हमारे पास एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट है जी, यूरिया NH2 twice CO. To produce urea is reacted with in a reactor to produce ammonium carbamate. Dehydration of ammonium carbamate gives urea. So CO2 plus 2NH3 will get converted into H3NCOONH4. ये है अमोनियम कार्बमेट. अब जब हम इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस होगा. जो डिहाइड्रेशन से इक्वेशन बनेगी वो क्या है, H2NCONH2 plus H2O. Now next है जी क्वेश्चन नंबर 21. The human body burns glucose for energy. Burning 1.0 gram of glucose produces 15.65 kilojoule of heat. Write the balance equation for the combustion of glucose. Determine the molar heat of combustion of glucose. And heat of combustion for carbon and hydrogen are minus 393.5 kilojoule per mole and minus 258.8 kilojoule per mole respectively. Determine the heat of formation of glucose. सबसे पहले हमने क्या करना है जी, जो इक्वेशन है फॉर द कम्बशन ऑफ ग्लूकोज वो लिखनी है. तो उसके लिए क्या है, C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज, वो रिएक्ट करेगा विद 6O2 और हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर प्रोड्यूस होगा. मोलर mass of glucose 180 gram per mole. Heat produced by burning of 1 gram of glucose 15.65 kilojoule जो गिवन है. Heat produced by burning of 1 mole of glucose कितना हो जाएगा जी, 15.65 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे तो हमारे पास 2817 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होगी बाय बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज. सो मोलर हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज माइनस 2817 किलो जूल. नेक्स्ट पार्ट सी है जी, हमने फाइंड आउट करना है जी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. डेल्टा एच फॉर कंबस्शन ऑफ कार्बन हमें दी हुई है माइनस 393 किलो जूल पर मोल. Delta H for combustion of hydrogen minus 258.8 kilojoule per mole. Delta H for combustion of glucose minus 2817 kilojoule per mole. जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या, C6H12O6 plus 6O2 will get converted into 6CO2 plus 6H2O. Heat produced due to the formation of 6CO2 393 multiplied by 6 करेंगे तो 2361 kilojoule. Now heat produced due to the formation of 6H2O 258.8 multiplied by 6 करेंगे तो हमारे पास 1714.8 किलो जूल
हीट प्रोड्यूस होगी। हीट 6CO2 फ्रॉम एंड 6H2O, जब हम इस दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल हीट प्रोड्यूस होगी बाय बर्निंग ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर, तो 4075.8 किलो जूल। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी, एक्चुअल हीट प्रोड्यूस्ड -2817 किलो जूल पर मोल, therefore heat consumed during breakage of bonds of glucose or delta HF for glucose, हीट कंज्यूम्ड जो है वो क्या होगी जी 4075.8 माइनस जो एक्चुअल प्रोड्यूस हुई है 2817, तो हमारे पास जो हीट कंज्यूम्ड हुई है वो आ जाएगी 1258.8 किलो जूल पर मोल। नाउ जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है वो इसके अपोजिट होगा, तो -1258.8 किलो जूल पर मोल। Now question number 2 is sketch the balanced chemical equation associated with each of the enthalpy changes. Heat of sublimation of iodine, I2 plus heat will get converted into I2 और delta H क्या है positive है। Next है जी heat of formation of gaseous atomic iodine, I2 plus heat will get converted into 2I और delta H क्या है positive है। C है जी heat of formation of C2H5Cl, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है जी C2H5OH plus H bond Cl will get converted into C2H5Cl plus water plus HCl और डेल्टा H क्या है नेगेटिव है। D है जी heat of combustion of benzene C6H6 plus 15 1/2 O2 will get converted into 6CO2 plus 3H2O और डेल्टा H है नेगेटिव। Now question number 23. The standard combustion enthalpies of carbon, hydrogen and acetic acid are respectively. Deduce the value of standard enthalpy of formation of acetic acid. C plus O will get converted into CO2 और जो डेल्टा H है हमारे पास वो है -393.5. H plus 1/2 O2 will get converted into H2O और डेल्टा H हमारे पास -258.8 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट एसिटिक एसिड के लिए जी CH3COOH plus O2 will get converted into 2CO2 plus 2H2O और डेल्टा H हमारे पास -875 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट जो हमारे पास एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए वो क्या है जी 2C plus 2H2 plus O2 will get converted into CH3COOH और डेल्टा H हमारे पास अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे जो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की इक्वेशन उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी 2C plus 2O2 will get converted into 2CO2 और डेल्टा H जी -787 किलो जूल। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 2H2 plus O2 will get converted into 2H2O और डेल्टा H हमारे पास आ गया जी -571.6 किलो जूल। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 है यानी कि जो कंबशन इक्वेशन है फॉर एसिटिक एसिड उसको हमने रिवर्स करना है। तो जब हम इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी 2CO2 plus 2H2O will get converted into CH3COOH plus O2 और डेल्टा H हमारे पास आ जाएगा जी 875 किलो जूल। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी जो इक्वेशन हमने अभी फॉर्म की है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 उसको हमने ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी जी 2C plus 2H2 plus 3O2 will get converted into CH3COOH और डेल्टा H हमारे पास आ जाएगा जी -483.6 किलो जूल। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 24 is the conversion of magnetite to hematite by oxygen is endothermic or exothermic, justify your answer। जो कन्वर्जन है मैग्नेटाइट की हीमाटाइट में बाय द ऑक्सीजन, क्या वो प्रोसेस इंडो है या एक्सो है वो हमने बताना है। 3Fe plus 2O2 will get converted into Fe3O4। Enthalpy of formation -1118 किलो जूल। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2Fe plus O2 will get converted into Fe2O3
और enthalpy of formation is minus 824.2 kilojoule. Conversion of magnetite to hematite. Magnetite क्या है जी Fe3O4 और hematite है जी Fe2O3 is an exothermic process because formation of magnetite by oxidation of Fe releases more amount of energy than the formation of hematite from Fe. जो formation है magnetite की by the oxidation of iron वो ज़्यादा amount of energy release कर रही है than the formation of hematite from Fe. जिसकी वजह से जो रिएक्शन है ये क्या है एक्सोथर्मिक है therefore difference in energy is released in the form of heat जो difference in energy है वो in the form of heat release हो जाएगा 1118 minus 824.2 और हमारे पास जो चेंज आएगा वो क्या आएगा 293.8 किलो जूल Next is question number 25. Which of the following processes would you expect to be endothermic? H2O gas से liquid में जा रहा है और NH3 plus HCl will get converted into ammonium chloride. Mg plus 2 electron Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg में जा रहा है और O जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके O minus 2 में जा रहा है 2Mg plus O2 will get converted into magnesium oxide. NaCl will get converted into 2Na plus Cl2. तो सबसे पहले हम देखते हैं जी जो वाटर गैस से लिक्विड में जा रहा है The conversion of water vapor to liquid typically requires the input energy making it an endothermic reaction या process. जब भी कोई चीज गैस से लिक्विड में जा रही है तो हमें क्या है एनर्जी देनी पड़ रही है ताकि जो है उसके दरमियान जो है वो कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाए और वो गैस से लिक्विड में चला जाए जिसकी वजह से जब हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है किसी भी प्रोसेस में वो क्या होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस नेक्स्ट है जी NH3 plus HCl will get converted to NH4Cl जो कि सॉलिड फॉर्म में The formation of solid ammonium chloride from gaseous ammonia and hydrogen chloride is an exothermic. It releases energy rather than requiring it. ये जो क्या है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसमें हमें एनर्जी एज अ आउटपुट आ रही है जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है रादर देन कि हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं नाउ नेक्स्ट है जी हमारे पास Mg plus O2 will get converted to magnesium oxide तो उसमें क्या जी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इट रिलीजेस एनर्जी नेक्स्ट है जी NaCl will get converted into 2Na plus Cl2 तो जो डिकम्पोजिशन है सोडियम क्लोराइड की into its respective सोडियम प्लस और Cl2 एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन में जब NaCl ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या है एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इट रिक्वायर्स एन इनपुट एनर्जी नाउ क्वेश्चन नंबर 26 cooling effect is experienced when few drops of ethanol are put on your palm justify this statement cooling effect प्रोड्यूस होता है जब few drops of ethanol palm के ऊपर डाले जाते हैं तो हमने इस इक्वेशन को जस्टिफाई करना है जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है जी C2H5 लिक्विड से C2H5OH लिक्विड से जा रहा है जी C2H5OH गैस में तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है जी 42.2 किलोजूल पर मोल When ethanol is placed on palm, it absorbs heat from the surrounding. जब इथेनॉल का हम palm के ऊपर प्लेस करते हैं तो क्या करते हैं जी सराउंडिंग से एनर्जी को absorb कर लेता है और including the palm itself. This heat is used to overcome the intermolecular forces holding the liquid ethanol molecules together. और वो heat किस चीज़ में इस्तेमाल होती है कि जो इथेनॉल के molecules हैं उनके दरमियान जो intermolecular forces हैं उनको overcome करने में वो energy use होती है allowing them to escape from the liquid phase and evaporate into the gas phase. और जब intermolecular forces liquid के molecules में कम से कम हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं जो surface होता है उससे escape करके into gaseous phase evaporate हो जाते हैं The process of evaporation is endothermic, meaning it requires an input of energy to break the intermolecular forces and convert the liquid to gas.
जो वेपोरेशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। क्या एंडोथर्मिक का क्या मतलब है कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ओवरकम किया जा सके और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में जा सके। The energy required for this phase change is obtained from the surrounding resulting in a cooling effect। और जो एनर्जी हमें चाहिए इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए वो कहाँ से आएगी? फ्रॉम सराउंडिंग आएगी। तो जब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट है। In this case, as ethanol evaporates from the pan, it takes heat from the pan, causing the local area to cool down. The evaporating ethanol molecules carry away thermal energy with them, resulting in the cooling sensation of the skin. Now question number 27 है जी. In some countries, liquid methanol is being used as an alternative fuel in car and truck. Industrially, ethanol is produced by the following reaction. जो methanol है उसको use किया जाता है as an alternative of fuels in cars and truck, और उससे क्या होता है? इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है जी? CO plus 2H2 will get converted into CH3OH. Standard enthalpy of formation of methanol and carbon monoxide are respectively. Will the reverse reaction be exothermic or endothermic? जो इस इक्वेशन का रिवर्स रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, हमें उसको जस्टिफाई करना है। The enthalpy change for the forward reaction can be calculated as follows. जो डेल्टा H कैलकुलेट होता है वो कैसे होता है जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और उनका सम। फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन डेल्टा H अब क्या आएगा जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 1 है, मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल माइनस अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 1 है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा HF फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 2 है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा HF ऑफ H2। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ methanol, carbon monoxide and H2, we will get delta H is equivalent to minus 128.2 kilojoule per mole. The negative value of delta H indicates that the forward reaction is exothermic, meaning it releases energy. जब डेल्टा H हमारे पास नेगेटिव आ रहा है उसका क्या मतलब है? जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है? कि एनर्जी हमारे पास एज अ प्रोडक्ट रिलीज हो रही है। जबकि रिवर्स रिएक्शन क्या होगा जी? we can determine its enthalpy change by considering the reaction stoichiometry and the enthalpies of formation। रिवर्स रिएक्शन क्या होगा जी? CH3OH will get converted into CO plus 2H2। तो जो डेल्टा H आएगा वो क्या आएगा जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट्स। By putting the values of number of moles and enthalpy of formation of methanol, carbon monoxide and H2, we will get enthalpy of reverse reaction minus 128.2 kilojoule per mole। अब जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी भी इंथैल्पी क्या है? नेगेटिव आ रही है। इसका क्या मतलब है? कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और वो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द प्रोडक्ट जस्ट लाइक द फॉरवर्ड रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। Methane is major substance in natural gas. How much heat is released when 20 gram of methane burns in an excess of air under standard condition? कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब हम 20 ग्राम ऑफ मीथेन को बर्न करेंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर में जब हम मीथेन को बर्न करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मीथेन आर रिस्पेक्टिवली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन C plus 2H2 will get converted into CH4 और डेल्टा H क्या है? minus 74.6 किलोजोल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस CO4 CO2। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या आएगी? C plus O2 will get converted into CO2 और डेल्टा H आएगा minus 393.5 किलो जूल पर मोल।
और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड H2O क्या है जी, -285.8 किलो जूल पर मोल। फाइंड हमने करना है जी हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। नाउ जो इक्वेशन 1 थी उसको हमने रिवर्स करके लिख दिया, C plus 2H2 will get 20 into CH4 और डेल्टा H हमारे पास -74.6 किलो जूल पर मोल। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को हमने रिवर्स करके लिखना है, CH4 will get converted into C plus 2H2 और डेल्टा H हमारे पास आ जाएगा जी 74.6 किलो जूल पर मोल। नाउ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, तो डेल्टा H हमारे पास -393.5 किलो जूल पर मोल आएगा। अब मल्टीप्लाई जो इक्वेशन 3 है उसको हमने करना है 2 के साथ, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड H2O, ये थी हमारे पास इक्वेशन 3, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी जी 2H2 plus O2 will get converted into 2H2O और डेल्टा H हमारे पास आ जाएगा जी -571.6 किलो जूल पर मोल। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में ऐड करना है और हमारे पास जो नेट इक्वेशन आएगी वो आएगी जी CH4 plus 2O2 will get converted into CO2 plus 2H2 और डेल्टा H हमारे पास आ जाएगा जी -890.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है जी हमारे पास 16 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न टू प्रोड्यूस 890.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। इस वाली फिगर को हम डिवाइड कर देंगे 16 के साथ, तो 20 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो हमारे पास जो हीट रिलीज होगी बाय बर्निंग ऑफ 20 ग्राम ऑफ मीथेन वो है 1113.125 किलो जूल। नाउ नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 29, evaluate the importance of Hess's law. It states that the overall change in enthalpy of reaction is independent of the pathway taken and depends only on the initial and final state. Hess's law क्या कहता है कि जो हमारे पास enthalpy of reaction में change आ रहा है वो क्या है, पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। दिस प्रिंसिपल अलाउज अस टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इनडायरेक्टली बाय कंबाइनिंग नोन एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द अदर रिएक्शन। ये प्रिंसिपल हमें अलाउ करता है कि हम एंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन का डिटरमिन कर सके इनडायरेक्टली बाय कंबाइनिंग जो हमारे पास नॉन एंथैल्पी चेंजेस हैं ऑफ अदर रिएक्शंस। Importance of Hess's law. Enthalpy calculation. Hess's law allow us to calculate the enthalpy change of a chemical reaction using non-enthalpy change of other reaction. किसी भी नॉन enthalpy change जो कि हमें रिएक्शन में नॉन हो उसकी मदद से हम अननोन enthalpy change को कैलकुलेट कर सकते हैं। By breaking down complex reaction into a series of simpler reaction with known enthalpy changes, we can easily determine the overall enthalpy of change. जो कम्प्लेक्स रिएक्शन है हम उसको सिंपल ब्रेक डाउन करते जाएं और जो हमारे पास नॉन एंथैल्पी चेंजेस हैं उनकी मदद से हम डिटरमिन कर सकते हैं ओवरऑल एंथैल्पी चेंज। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डायरेक्टली मेजर द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ स्पेसिफिक रिएक्शन। Next is the thermochemical equation. Hess's law allows us to manipulate and combine thermochemical equations. We can multiply, divide, and reverse equation while adjusting the corresponding enthalpy changes accordingly. Hess's law हमें ये allow करता है कि हम manipulate कर सकें और combine कर सकें different thermochemical equations को, और we can multiply, divide and reverse equation while adjusting the corresponding enthalpy changes accordingly. हम equation को multiply कर सकते हैं, divide कर सकते हैं, reverse कर सकते हैं while जब हमने enthalpy changes को उसके according adjust करना. This flexibility is valuable in solving thermochemical problems and performing calculations involving enthalpy changes. नेक्स्ट है जी हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन। Hess's law supports the principle of energy conservation since the overall change in enthalpy is independent of the pathway taken. जो overall change in enthalpy है वो path के independent है. It ensures that the total energy of system is conserved. इससे क्या पता लगता है जो total energy system की वो क्या है, conserved है. This aligns with the fundamental principle of thermodynamics. जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो भी यही कहता है कि जो
एनर्जी है किसी भी सिस्टम की वो कंजर्व रहती है, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओनली हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी रिएक्शन फिजिबिलिटी। Hess's law help determine the feasibility of a chemical reaction based on the sign of enthalpy change. हम किसी भी रिएक्शन की feasibility पता लगा सकते हैं by the help of Hess's law due to the enthalpy sign. If the overall enthalpy change is negative, the reaction is exothermic. The reaction is more likely to be feasible as it releases energy. और exothermic reaction क्या है? Feasible है. If the overall change is positive, जो reaction है वो endothermic है, indicates that the energy must be supplied for the reaction to proceed. Now that's all about for the exercise of chapter number 11, Thermochemistry. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video we will discuss exercise of chapter number 12. Till that time, if you have any query related to any kind of topic, please put a comment in a comment section box and I'll make sure to answer your query uh, on time. Till next video, take care. Allah Hafiz.